चलो भाई, गुड मॉर्निंग। अब देखो हम क्या कर रहे थे, सल्स एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम क्या कर रहे थे, एक मेटालिक वायर जिसका मास हमने नेग्लिजिबल मान लिया था, उसके ऊपर हम ग्रेजुअली क्या कर रहे थे, लोड बढ़ा रहे थे। ठीक है, तो ग्रेजुअली लोड बढ़ा रहे थे तो क्या बढ़ रहा था, स्ट्रेस। स्ट्रेस बढ़ रहा था तो स्ट्रेन भी क्या करेगा, बढ़ेगा। और विद इन इलास्टिक लिमिट हमने पढ़ा हुआ है कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्ट्रेन। ठीक है, इतनी बात। उसके बाद क्या होता है वो बातें भी पढ़नी है। ठीक है, इतनी बात। तो जरा देखो हमने जो ग्राफ बनाया था वो कैसा था। आ जा। ऐसा कुछ ग्राफ बनाया था हमने कल, याद है? ठीक है, हमने इस पॉइंट को क्या कहा, ओ। इसको हमने क्या कहा, ए। दिस इज व्हाट बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। ऐसा कुछ कहा था हमने। ठीक है, अब लिखो जरा। पहला पॉइंट, इन रीजन ओ ए, इन रीजन ओ ए एफ प्रोपोर्शनल टू ई। हाँ या ना? क्योंकि ए कौन सा पॉइंट था हमारा, मैंने लिखा दिए थे ना पॉइंट्स। ए क्या कहा था मैंने, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। बी क्या कहा था मैंने, इलास्टिक लिमिट। सी क्या कहा था, प्लास्टिक लिमिट। और डी कहा था फ्रैक्चर पॉइंट। ऐसे ही कहा था मैंने। तो इन रीजन ओ ए एफ इज प्रोपोर्शनल टू ई, दैट इज एफ इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू ई। यस और नो? तो ये हो गया y, ये हो गया x। तो y इज इक्वल टू एम एक्स। कुछ स्ट्रेट लाइन बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ या ना? ठीक है, तो y इज इक्वल, एफ इज इक्वल टू वाई इंटू, ये आ गया। लिख लिया सबने? अब अगर दो मटेरियल मुझे कंपेयर करने हैं और ये बताना है किसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा है या किसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है, तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। हाँ या ना? अगर मैं यहाँ पर एक और ग्राफ बनाऊं, वो ऐसे जा करके ऐसे कुछ बन जाए, तो उसका स्लोप क्या हो गया, कम, तो उसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो गया, कम हो गया। तो लिखो जरा, लिखो स्लोप ऑफ रीजन ओ ए is equal to Young's modulus of elasticity slope of region OA is equal to Young's modulus of elasticity of material। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं इसमें। दूसरी चीज, अब अगर हम A से B जाते हैं, B वाला पॉइंट क्या, इलास्टिक लिमिट है। मतलब मैंने क्या कहा था, इलास्टिक लिमिट वो पॉइंट होता है कि उससे पहले अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएं तो बॉडी अपने शेप को क्या करती है, रिगेन कर लेती है। ठीक है, इतनी बात। तो ए से बी में एफ ई के प्रोपोर्शनल तो नहीं है, लेकिन ये है कि अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएंगे तो बॉडी अपने शेप को क्या करेगा, कंप्लीटली क्या करेगा, रीगेन करेगा। अगर मैं इस जगह पर छोड़ देता हूं, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाता हूं, तो बॉडी इसी तरीके से अपना शेप वापस ई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। स्ट्रेन फाइनली क्या हो जाएगा, जीरो। तो लिखो जरा, फ्रॉम ए टू बी, दूसरा पॉइंट, फ्रॉम ए टू बी एफ नॉट प्रोपोर्शनल टू ई। कौन सा एफ, छोटा वाला है ना, एफ नॉट प्रोपोर्शनल टू ई, but on removal of deforming forces, on removal of deforming forces, body regains
इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब अगर मैं O से लेके B के बीच में कहीं पर भी डिफॉर्मिंग फोर्स हटाऊंगा तो बॉडी अपने आप क्या करेगी, अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगी। ठीक है, इतनी बात। तो इसीलिए हम B को क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट पॉइंट। लिखो जरा तीसरा पॉइंट, बियॉन्ड B अप टू पॉइंट C, B से आगे और अप टू पॉइंट C। B के आगे क्या हो जाएगा, ये इलास्टिक नहीं रह जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक नहीं क्योंकि B तक तो क्या परफेक्टली इलास्टिक है, क्योंकि अपने शेप को क्या कर रहा है, रीगेन कर रहा है, बियॉन्ड B एंड अप टू C। ठीक है, इतनी बात। बॉडी डू नॉट रीगेन its original configuration after removal of deforming forces। मतलब B और C के बीच में अगर हम कहीं पर भी डिफॉर्मिंग फोर्सेस हटा दें तो बॉडी अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन नहीं करेगा। ठीक है, मैंने ये नहीं कहा कि कुछ भी रीगेन नहीं करेगा, मैंने कहा कंप्लीटली रीगेन नहीं करेगा। तो अब जरा देखो एक मिनट, अगर मान लो मैं C वाले पॉइंट पर डिफॉर्मिंग फोर्स हटाता हूं तो C वाले पॉइंट पे जब भी डिफॉर्मिंग फोर्स हटाऊंगा तो बॉडी शेप को रीगेन करते करेगी तो जरूर, लेकिन फाइनली जब स्ट्रेस क्या हो गया, जीरो हो गया। जरा देखो F की वैल्यू क्या है, जीरो है या नहीं है, मतलब डिफॉर्मिंग फोर्सेस हट गए, रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या है, जीरो है। ये स्ट्रेस हटने के बाद भी इतना स्ट्रेन है या नहीं है, अब बिल्कुल पैरेलल टू दिस लाइन एक डॉटेड लाइन बनाओ, इतना स्ट्रेन हमेशा क्या रहेगा, रिमेनिंग रहेगा। मतलब आप स्प्रिंग को धीरे से खींचते हो, छोड़ते हो, रीगेन कर लिया, थोड़ा सा और खींचते हो, छोड़ते हो, रीगेन कर लिया, थोड़ा और खींचते हो, अब छोड़ते हो तो कंप्लीटली रीगेन नहीं कर रहा है। ठीक है, इतनी बात। तो इतना स्ट्रेन क्या हो गया, रिमेनिंग हो गया, एंड दिस स्ट्रेन इज कॉल्ड एज व्हाट, परमानेंट सेट। मतलब इतना अब हमेशा रहेगा, परमानेंट सेट। ठीक है, इतनी बात। इसको हम क्या कह देते हैं, परमानेंट सेट कह देते हैं। या फिर वैसे 11th क्लास में प्रैक्टिकल है स्कूल में, ठीक है, वहीं से बनाया गया। अलग अलग मटेरियल के डायग्राम भी अलग अलग आएगा, हो सकता है ये डायग्राम ऐसा भी बन जाए। ठीक है, मटेरियल पे डिपेंड करेगा। मैंने क्या कहा, इस लाइन का स्लोप आपको क्या दे देगा, y। अब तो कॉपर की वायर लेना और आयरन की वायर लेना, दोनों के स्लोप से तुझे स्टील लेना, स्टील का y बड़ा आएगा, मतलब स्लोप क्या आएगा, ज्यादा आएगा, स्टील इज मोर इलास्टिक। ठीक है, अब लिखो जरा, beyond C when further stress is increased, अब जरा देखो C के आगे स्ट्रेस थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है लेकिन स्ट्रेन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। ठीक है, beyond C when further stress is increased, increase in strain is larger, increase in strain is larger, and metallic wire becomes thin from the middle and thick from neck and bottom, thin from the middle and thick from neck and bottom। अगर आप ध्यान से देखो तो आपकी तार कुछ ऐसे हो जाएगी, लोड बढ़ाओगे तो आप नीचे लोड बढ़ाते जा रहे थे तो ऊपर मोटी हो जाएगी, नीचे मोटी हो जाएगी, बीच में क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। अब यही कालरा की दुकान पे मैंने देखा था, ठीक है, कि बीच में से क्या हो जाती है चाशनी की तार,
पतली हो जाती है, और ऊपर अगर आप यहां देखो और यहां देखो तो दोनों जगह पर क्या रहेगी, मोटी रहेगी, बीच में बिल्कुल क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। और एट पॉइंट डी जब स्ट्रेस किसके बराबर हो गया, डी के इक्विवेलेंट आ गया, एट पॉइंट डी metallic wire breaks and stress corresponding to point D is called as breaking stress। देखो D के इक्विवेलेंट कुछ ना कुछ स्ट्रेस आ रहा है, इतना स्ट्रेस लगने पर क्या आ जाएगा, ब्रेकिंग, मतलब टूट जाएगी तार, ठीक है। स्ट्रेस corresponding to point D is called as what, breaking stress। ठीक है भाई। अब तो अगर F ब्रेकिंग एफ बी है तो दिस वुड बी इक्वल टू डिफॉर्मिंग फोर्स ये हमारा ब्रेकिंग स्ट्रेस है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ब्रेकिंग स्ट्रेस एफ डी लिखे ना, क्योंकि डी पे टूटा हम क्या लिख देते हैं, एफ डी। ये हमारा ब्रेकिंग स्ट्रेस है। ब्रेकिंग स्ट्रेस किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल के नेचर पे। किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ मटेरियल के नेचर पे। डिफॉर्मिंग स्ट्रेस, सॉरी नॉट, ये क्या कह रहा हूं, सॉरी नहीं, ब्रेकिंग स्ट्रेस लिखो जरा, ब्रेकिंग स्ट्रेस, अरे वाई इंटू ई के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा ना, लिखो ब्रेकिंग स्ट्रेस डिपेंड्स अपॉन, ब्रेकिंग स्ट्रेस डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल पहली चीज। लेकिन जो ब्रेकिंग फोर्स होगा दिस वुड बी इक्वल टू, इसे ब्रेकिंग लिखो, ब्रेकिंग स्ट्रेस एफ, ब्रेकिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ ब्रेकिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ब्रेकिंग फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल के नेचर पे भी डिपेंड करेगा, और किस पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी। इसलिए मोटी तार जल्दी नहीं टूटती है, और पतली तार क्या कर जाएगी, उसी मटेरियल की टूट जाएगी। आप एल्युमिनियम की तार पतली लो, एल्युमिनियम की तार मोटी लो, और आप उसे तोड़ने के लिए फोर्स लगाओ, तो पतली वाली शायद टूट जाएगी और मोटी वाली देर में टूटेगी, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू व्हाट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो लिखो जरा, ब्रेकिंग फोर्स depends upon nature of material as well as on area of cross section of wire, as well as on area of cross section of wire। तो अब जरा ध्यान सुनो, मतलब हमें यह पता चल गया कि अगर किसी तार को तोड़ना है, ठीक है, इतनी बात, तो हमें जो फोर्स लगाना पड़ेगा तोड़ने के लिए वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मटेरियल कौन सा है, ठीक है, इतनी बात, और दूसरा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है। हाँ, अगर वो बोलता है ब्रेकिंग स्ट्रेस तो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल के नेचर पे, ठीक है, इतनी बात। अब अगली चीज इस ग्राफ से, हाँ ये जो है ये सी की लाइन ऐसे टिल्ट बन रही है, ये सर आपने सीधी कर ली, क्या कह रही है, ये जो सी से आपने लाइन ड्रॉ करी है बेटा कुछ तो रीगेन करना चाहेगा, ठीक है। अगर कुछ भी मैं ऐसे बना दूं तो इसका मतलब कुछ भी रीगेन नहीं कर रहा है, कोई रीगेन हुआ, जितना स्ट्रेन था उतना ही रह गया, तो कोई मतलब नहीं, कुछ तो रीगेन करेगा, मैं ये कह रहा हूं, ठीक है, इतनी बात। 100% प्लास्टिक सी के बाद हो रहा है, उससे पहले कुछ ना कुछ इलास्टिक है, कुछ ना कुछ क्या प्लास्टिक है। बी तक 100% क्या है, इलास्टिक है। ओ से बी तक 100% इलास्टिक, बी से सी तक पार्शियल, और सी के बियॉन्ड क्या 100% प्लास्टिक। ये कहानी है। अब जरा देखो एक मिनट, इस ग्राफ से क्या क्या मिलने वाला है, पहले ये देखो। हम इस ग्राफ से एक चीज तो ये पता कर सकते हैं कि कौन सा मटेरियल ज्यादा इलास्टिक है। वो किससे पता चलेगा, स्लोप ऑफ ओ ए। तो लिखो जरा, लिखो स्लोप ऑफ, लार्जर द स्लोप ऑफ ओ ए, लार्जर द स्लोप ऑफ ओ ए,
मोर इलास्टिक इज मटीरियल, हाँ या ना? मोर इलास्टिक इज मटीरियल। जितना ज्यादा ओ ए का स्लोप होगा उतना ही ज्यादा मटीरियल क्या होगा? इलास्टिक होगा। कोई इशू नहीं इसमें, ठीक है। दूसरी चीज बेटा, अगर सी और डी वाले पॉइंट के बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो तो इसका मतलब मटेरियल अच्छा खासा डक्टाइल है, लंबी तार बन पा रही है, पतली पतली, हाँ या ना? नहीं तो कहता सी अगर इस पॉइंट के आगे चलते हैं तो तार तो बनेगी, ठीक है, इतनी बात। तो जितनी दूर जाकर के टूटेगा उतनी लंबी क्या बन पाएगी? तार बन पाएगी। तो लिखो जरा, ग्रेटर द लेंथ ऑफ रीजन सी डी, ग्रेटर द लेंथ ऑफ रीजन सी डी material is more ductile and less brittle, material is more ductile and less brittle। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत नहीं। अब लिखो जरा इलास्टोमर्स, इलास्टोमर्स अब इलास्टोमर क्या होता है बेटा? आप रबर बैंड को देखो तो जैसे आप स्टील की वायर ले लो, आप स्टील की वायर पे 10 न्यूटन फोर्स लगाओ तो आपको दिखेगा भी नहीं कि वो लंबा हुआ, कुछ दिखता है क्या? नहीं। लेकिन कुछ ना कुछ लेंथ में चेंज हुआ होता है। आपने 10 न्यूटन लगाया और जैसे ही छोड़ा वो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में है, हाँ या ना? सेम 10 न्यूटन फोर्स पे रबर तो काफी लंबा हो जाएगा, हाँ या ना? ठीक है, इतनी बात। या स्टील, आप ऐसे समझो, स्टील की रॉड लो और आप एक प्लास्टर ऑफ पेरिस का मटेरियल ले लो, तो आपने दोनों पे 10 न्यूटन लगाया, स्टील की रॉड पे 10 न्यूटन लगाया और जैसे ही आपने फोर्स हटाया तुरंत वो अपने ओरिजिनल शेप में है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप खींचते हो 10 न्यूटन से तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, लेकिन जब आप छोड़ते हो अपनी शेप में नहीं आएगा, हाँ या ना? तो कौन ज्यादा इलास्टिक हो गया? स्टील इज मोर इलास्टिक, ठीक है, इतनी बात। अब लेकिन रबर के साथ क्या है, अगर मैं 10 न्यूटन फोर्स रबर पे लगाता हूं, मान लो रबर बैंड इतना बड़ा था, ये रबर बैंड था, आपने इस एंड पे इसको बांध दिया और इस एंड पे आपने फोर्स लगाना शुरू किया, तो आप इस रबर बैंड को ऐसे करके खींच सकते हो कि नहीं खींच सकते हो? क्या स्टील की वायर को इतना खींच सकते हो? नहीं खींच सकते, है ना? उतना ही फोर्स से स्टील की वायर कतई नहीं खींचेगी। इसका मतलब कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं, मतलब पॉलीमर्स होते हैं ज्यादातर, जो अपनी ओरिजिनल लेंथ से 6 या 7 टाइम्स तक स्ट्रेच किए जा सकते हैं। रबर बैंड उन्हीं का एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो लिखो जरा, लिखो सम polymers such as rubber, some polymers such as rubber can be stretched over 6 or 7 times their original length, can be stretched over 6 or 7 times their original length, हाँ या ना? Yes, sir. Original length, such material are called as elastomers। And for elastomers, and for elastomers, and for elastomers, when deforming force is removed, when deforming force is removed, they regain their original configuration। भैया आप रबर बैंड को खींच के छोड़ दो, वापस आता है कि नहीं आता अपनी जगह पर, हाँ या ना? they regain their original configuration, but इसका मतलब इलास्टिक तो है, वही मैंने फोर्स लगाया और हटा दिया, वो अपने शेप को क्या कर रहा है? रीगेन कर रहा है, मतलब इलास्टिसिटी तो है इसकी। लेकिन एक समस्या है, बट एफ नॉट प्रोपोर्शनल टू ई, और ऐसे आप लिखो स्ट्रेस नॉट प्रोपोर्शनल टू। मयंक मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि सम मटेरियल्स लाइक रबर कैन बी स्ट्रेच्ड ओवर 6 to 7 टाइम्स देयर ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, इतनी बात। सच मटेरियल्स आर कॉल्ड एज इलास्टोमर्स एंड व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर रिमूव्ड दे रीगेन देयर ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, इतनी बात।
सच मटेरियल्स मतलब अपनी ओरिजिनल लेंथ पे आ गए, मतलब इलास्टिसिटी तो है इनके पास। अब इलास्टिसिटी होते हुए भी ऐसे मटेरियल हुक्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। हुक्स लॉ क्या था? इलास्टिक लिमिट के अंदर F प्रोपोर्शनल टू क्या? E। मैं क्या कह रहा हूं, ये मटेरियल F प्रोपोर्शनल टू E से चलेगा नहीं। तो आप लिखो, जरा लिखो, इलास्टोमर्स डू नॉट ओबे हुक्स लॉ विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टोमर्स डू नॉट ओबे हुक्स लॉ विद इन इलास्टिक लिमिट। मतलब हम अभी तक क्या कहते थे? F प्रोपोर्शनल टू E कहते थे, लेकिन अब F प्रोपोर्शनल टू E नहीं है, कुछ और होगा, हमें नहीं पता क्या होगा। एक और मजेदार बात सुनो, इलास्टिक है ये, वापस तो अपने शेप को रिगेन कर रहा है, लेकिन F नॉट प्रोपोर्शनल टू क्या? E आ रहा है। अरे क्लियर है? अभी तक हम क्या कहते थे कि जो मटेरियल इलास्टिक है उसमें F इज प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा? E आएगा। लेकिन यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, F प्रोपोर्शनल टू E नहीं आएगा, तब भी क्या है? इलास्टिक है। ठीक है, इतनी बात। ऐसे मटेरियल को हम क्या कहते हैं? इलास्टोमर कहते हैं। अब बहुत ही बढ़िया चीज है इसके साथ में, मतलब पता नहीं तुमने करा कि नहीं करा है। जैसे ये भाई पीछे बैठा हुआ है ना, इसके पीछे कान पे एक रबर बैंड मारे। हाँ या ना? स्कूल में किया है सबने, है ना? चलो अब देखो, तो अब मेरी बात सुनो एक मिनट। क्या स्टील की तार को खींच के मारोगे तो लगेगी इसके कान पे? नहीं लगेगी, हाँ या ना? लेकिन रबर बैंड को खींच के मारो तो इसके कान पे चोट जरूर लगती है, मजा आता है ना? ठीक है, अब देख लो एक मिनट, हाँ बता देता हूं। आप मेरी बात सुनो बेटा, बातें नहीं। सपोज आपके पास ये स्टील वायर है, बातें नहीं, बातें नहीं। आपने इसको हल्का सा खींचा तो इसके अंदर क्या स्टोर हो गया? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, हाँ या ना? जब आप डिफॉर्मिंग फोर्सेस को रिमूव करते हो तो उतनी ही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है, और ये अपनी शेप को क्या कर लेता है? रीगेन कर लेता है, हाँ या ना? ठीक है, वही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की वजह से क्या करता है? वापस भी आता है। ठीक है, इतनी बात। लेकिन अगर मैं रबर बैंड की बात करूं, आपने इसको खींच दिया यहां तक, तो इसके अंदर भी एनर्जी तो स्टोर्ड है या नहीं? एनर्जी क्या है? स्टोर्ड है। लेकिन जब इसको छोड़ते हैं और ये वापस आता है तो इस जगह पर कुछ ना कुछ रबर बैंड पे क्या बचती है? काइनेटिक एनर्जी बचती है। बचती है काइनेटिक एनर्जी। वही काइनेटिक एनर्जी इसके कान पे फोर्स लगाने वाली है। ठीक है, इतनी बात। तो क्यों बचती है वो बात करें तो लिखो जरा सबसे पहले, इलास्टिक हिस्टेरेसिस। इलास्टिक हिस्टेरेसिस बता रहा हूं। हिस्टेरेसिस वर्ड का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी का वर्ड है, फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं। सब लोग मतलब अंग्रेजी स्कूलों में ही पढ़े हो। हिस्टेरेसिस का मतलब क्या है? कुछ तो ज्ञान दो भाई, इसी से पता चलेगा क्या मतलब आ रहा है। हिस्टेरेसिस होता है, वैसे अगर मैं अपनी लैंग्वेज बोलूं, पुराने पाप जो हमारे होते हैं ना, वो है। मतलब एक्चुअल में इट इज प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, मतलब जो पहले का किया धरा है वो। ठीक, तो अब जरा देखो एक मिनट, मेरी बात सुनो। पहले तुम रबर की बात कर रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं? एफ वर्सेस ई कर्व रबर के लिए। अगर आप रबर बैंड को खींचते हो तो मैंने क्या कहा था? अपनी ओरिजिनल लेंथ से 6-7 टाइम्स बढ़ जाता है। तो एक्चुअल में ये ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, बड़ी तेजी से क्या करेगा? इसकी लेंथ बढ़ेगी। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, ये अब स्ट्रेट लाइन तो नहीं आया कहीं। ठीक है, इतनी बात। ये लोडिंग ऑफ वही बात आ गई जिससे हम अभी सेल्स एक्सपेरिमेंट कर रहे थे।
हमने मेटालिक वायर की जगह क्या ले लिया, रबर ले लिया। ठीक है, इतनी बात। अब आप देखो सेल्स एक्सपेरिमेंट में भी हम क्या करते थे, पहले मेटालिक वायर को लोड करते थे, लोड ग्रेजुअली करते थे, बढ़ाते रहते थे। तो शुरू में एफ और ई क्या है, प्रोपोर्शनल। जब एफ और ई प्रोपोर्शनल थे उसी मोमेंट पे हमने अनलोड करना शुरू करा, तभी तो चेक किया होगा कि वापस अपने शेप को रिगेन कर रहा है। अनलोड करने पे हमें दोबारा से क्या मिला होगा कि अपने शेप को कंप्लीटली क्या कर गया, रीगेन कर गया। पॉइंट बी के आगे कंप्लीटली रीगेन नहीं कर रहा था, ठीक है, और सी के बाद तो कतई रीगेन करना ही बंद कर दिया था उसने। ठीक है, इतनी बात। तो ये हमारे पास रबर बैंड है, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर लोडिंग हटा दूं तो ये अगर इसी रास्ते पे वापस आता तो इसके कान पे कोई चोट नहीं लगती, हाँ या ना। इसका मतलब अनलोड करने पर ये इसी रास्ते पे वापस नहीं आता, किसी और रास्ते पे वापस आता है। ठीक है, इतनी बात। तो पहले तो ये बना लो, लिखो जरा। अब जब मैं इसको अनलोड कर रहा हूं, आया तो अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे, इलास्टिक तो है लेकिन सेम रास्ते पे नहीं आया, जबकि स्टील वगैरह क्या थे, सेम रास्ते पे वापस आ रहे थे। ठीक है, इतनी बात। तो अब मेरी बात ध्यान सुनना भाई, रुक जाओ एक मिनट, मजेदार बात देखो, सुनो। हमने पढ़ा हुआ है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, क्या पढ़ा है, हाफ एफ इंटू ई, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, हाँ या ना। एक बात बताओ यार, एक्चुअल में कैसा होता है, एफ इंटू डी ई का इंटीग्रेशन ये होता है, उसी से हाफ आ जाएगा जो भी आना होगा। ठीक है, ये रहा। तो ये क्या हो गया, एरिया अंडर एफ वर्सेस ई कर्व, हाँ या ना। तो एक बात, लोडिंग का एरिया ज्यादा है और अनलोडिंग का क्या है, कम है, हाँ या ना। तो बची हुई एनर्जी कहाँ गई, वो बच गई कि नहीं बच गई एनर्जी, भाई ये एनर्जी स्टोर हुई और ये एनर्जी वापस आते हुए खत्म हुई, जो उसने यूटिलाइज करी वापस लाने में, लेकिन फिर भी कुछ एनर्जी बच रही है कि नहीं बच रही है। तो कितनी एनर्जी बच रही है, किसके बराबर बच रही है, एरिया ऑफ लूप, हाँ या ना। भाई जाते हुए इसके नीचे का स्टोर हुआ और इसके नीचे का क्या हुआ, वो यूटिलाइज करा गया वापस आने के लिए, तो बचा कौन सा, एरिया ऑफ लूप, तो वही इसके कान पे लगेगा भाई। ठीक है, इतनी बात। तो क्या कहानी है, लिखो, लिखो एरिया ऑफ लूप of f versus e curve during loading and unloading, during loading or unloading is energy released by material ठीक है in one cycle of deformation and restoration। यही हुआ ना, एक बार डिफॉर्म हुआ फिर उतना ही क्या हो गया, रिस्टोर कर गया। तो जो ये एरिया ऑफ लूप है, इतनी एनर्जी क्या कर रहा है, वो मटेरियल रिलीज कर रहा है। ठीक है, इतनी बात। अब हम टायर क्यों रबर के बनाते हैं, उसके पीछे यही लॉजिक है। जब गाड़ी चलती है तो रबर क्या होता है, गर्म होता है, ठीक है, इतनी बात, या घिसता है, मतलब उस पर डिफॉर्मिंग फोर्सेस लगते हैं, तो क्या हो जाता है उस वक्त, लोडिंग क्या दिया हमने रबर का। जब टायर रुकता है तो क्या होता है, अनलोडिंग होता है, तो एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, इतनी बात। तो जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ही अच्छा टायर होगा। मैं एक बात बताऊं, अगर एनर्जी बाहर ना रिलीज हो, उसी में रह जाए, तो टायर धीरे धीरे क्या करेगा, फटने लगेगा भाई गर्मी से। ठीक है, उसके मॉलिक्यूल्स क्या होने लगेंगे, दूर दूर होने लगेंगे। ठीक है, तो खेल क्या है, लिखो जरा,
लिखो, दिस एरिया ऑफ लूप इज लार्जर फॉर रबर, is larger for rubber so that large amount of energy is released. आप शॉकर्स वगैरह भी किसके बनाते हो? रबर के ही बनाते हो। इसी वजह से शॉकर किसके बनाता है जरा बता? फ्लूइड या रबर? पहले रबर के ही होते थे। एक काम कर, स्प्रिंग के बनते हैं शॉकर का साइकिल में या बाइक में, ठीक है इतनी बात। तो 10 दिन उस बाइक को खड्डे में चला ले, तेरे शॉकर बोल जाएंगे, ठीक है। कार के जो शॉकर होते हैं उसमें रबर की प्लेट्स पड़ी होती हैं जहां जहां वाइब्रेशन आते हैं, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो गया? शॉकर हो गया। उसके बाद फ्लूइड वगैरह तो अलग कहानी है, वो तो डालना ही डालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? रबर के शॉकर्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है। अब अगली कहानी लिखो, एक चीज और लिखो, अगला इलास्टिक फटीग। इलास्टिक फटीग अब इलास्टिक फटीग क्या होता है? किसी भी स्पोर्ट्समैन की लाइफ देखो, अपनी भी देखो, सब एक ही जैसे हैं, ठीक है। तो हम जितने मतलब फ्लेक्सिबल बचपन में होते हैं, धीरे धीरे हमारी काइनेस्थेटिक स्किल्स घटने लगती हैं, हाँ या ना? मतलब अगर मैं कहूँ कि मैं अब फुटबॉल खेल लूँ जैसा मैं 10-20 साल पहले खेलता था, तो बहुत बुरा हाल है ना, अब नहीं खेल सकता, ठीक है। नहीं खेल सकता, मैंने देखा है खेल के, ठीक है। मतलब वो बात नहीं आती है, ठीक है। तो अब क्या इशू है कि जैसे जैसे देखो, बचपन से हमारी बॉडी यूज की जा रही है, अगर हम यूज ना करते हैं ना तो शायद रहती बची हुई काइनेस्थेटिक स्किल। देखो आप क्या करो, एक ये रॉड ले लो, ध्यान सुनना, ठीक है। आपने इस रॉड को हल्का सा खींचा यहां तक और छोड़ दिया, मतलब आप खड़े हुए, ठीक है, या आप बैठ गए, ठीक है, जो भी करा आपने रॉड को खींचा, छोड़ दिया। ये जब तक रीगेन कर रहा था अपने शेप को, ठीक है, इतनी बात। उसके बाद फिर आपने फिर इसको खींचा, फिर छोड़ दिया, फिर खींचा, फिर छोड़ दिया। यही काम तो हो रहा है हमारे साथ भी, हमारी बॉडी के साथ भी। हम चल रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हमारे मसल्स में क्या आ रहा है? स्ट्रेस तो डेवलप हो रहा है, ठीक है। फिर वो स्ट्रेस जब हम नॉर्मल पोजीशन में आते हैं क्या होता है? रिलीज होता है, ठीक है, इतनी बात। बचपन से ये हो रहा है, ठीक है। आप देखो छोटा बच्चा बहुत ही इलास्टिक होता है, ठीक है। 15-16 साल की उम्र में भी हम थोड़ा बहुत ठीक ठाक होते हैं, ठीक ठाक एक्टिविटी कर लेते हैं। लेकिन जब हम 40 क्रॉस करते हैं, जैसे अब मेरी एज 40 के पार हो रही है, ठीक है, तो मतलब फिर दिक्कत आनी शुरू हो जाती है कि भाई अब फिर कहते हैं लोग कि साइकिल चला, जिम जा। कभी भी मतलब इस एज में जिम नहीं जाना चाहिए। मतलब आप अपनी बॉडी के साथ अत्याचार करोगे अगर इस एज में जिम जा रहे हो तो। मतलब जो फुटबॉल खेलने वाले या स्पोर्ट्समैन होते हैं, वो उनका जिम इस टाइप का नहीं होता जैसे हमारे यहाँ बने हुए हैं खूब सारे, कतई नहीं होता। वो वेट्स नहीं करते ज़्यादा, ठीक है। उनकी अपनी स्किल सेट होता है डेवलप करने के लिए। कोई फुटबॉल खेलता है तो उससे इंजरी कम से कम हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इंजरी होने की। तो अब अगर मैं अपने मतलब वेट्स कर रहा हूँ तो मेरे हाथ के मसल्स क्या होंगे? बार बार स्ट्रेस लेंगे। मल्टीपल स्ट्रेस लेने के बाद ग्रेजुअली इलास्टिसिटी हम क्या करेंगे? लूज करेंगे, ठीक है। और मसल्स, और देखो बॉडी बिल्डर्स की बॉडी कैसी होती है? साला कसी हुई सी होती है, और टेढ़े मेढ़े ही चलते रहते हैं, सीधे चल ही नहीं पाए आज तक। मतलब कतई देखो जॉन अब्राहम या सलमान खान को देखो, साले निकम्मे जैसे लगते हैं, ठीक है। अब सीधा तो चले ही नहीं वो जीवन में कभी, ठीक है। तो अब इशू क्या है? क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी में इतना स्ट्रेन प्रोड्यूस करा, स्ट्रेस दिया मतलब मसल्स को, कि वो मसल्स क्या हो गई? स्टिफ हो गई, ठीक है। एंड दैट इज मेजर कॉज ऑफ हार्ट अटैक इन द अर्ली एज ऑफ 30s एंड 40s। मतलब जिनको 30 या 40 में हार्ट अटैक पड़ता है, उसके पीछे सबसे पहला कारण है बचपन में ही जिम जाना। मतलब 15-16 साल की उम्र में जिम में अपने आप को पेलना शुरू कर दो, ठीक है। अब उससे अच्छा तो भाई फुटबॉल खेल लो, बेस्ट है, ठीक है। एक्सरसाइज भी मत करो, फुटबॉल खेलो। मतलब एक्सरसाइज वगैरह ही फालतू बकवास है, बाबा रामदेव भी ना लोगों को काट रहा है, ठीक है। उससे अच्छा खेल लो यार,
अब मतलब बैडमिंटन खेल लो, फुटबॉल खेल लो, बहुत बढ़िया, क्रिकेट मत खेलो, ज़्यादा अच्छा है, हालांकि सब लोग खेलते हैं लेकिन इतना बढ़िया गेम नहीं है। साला जो फील्डर है वो क्या करता है बेचारा, काफी देर तक खड़ा रहता है। अब सुनो भाई, तो लिखो जरा, लिखो, व्हेन मैंने क्या लिखा, इलास्टिक फटीग है ना, व्हेन बॉडी इज सब्जेक्टेड टू कॉन्टिन्यूअस स्ट्रेस, when body is subjected to continuous stress, it gradually loses its elasticity. ठीक है, ग्रेजुअली क्या करता है, इलास्टिसिटी लूज करता है। ठीक है, इतनी बात। इसी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक फटीग कहते हैं, मतलब मसल्स का थक जाना। वो अपने लिए बोला है हमने हालांकि इस चीज को, लेकिन मसल्स धीरे धीरे क्या होती रहेंगी, मतलब स्टिफ हो जाएंगी, और मतलब इलास्टिसिटी नहीं रहेगी तो आपकी मूवमेंट क्या होगी, हिंडर होगी। ठीक है, इतनी बात। अगला चीज लिखो, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, अब वो यहां था, अगर मैंने इस बॉडी को फोर्स लगाया, बेटा ध्यान सुनो, और इसको इतना एक्सटेंड करा और फोर्स हटा दिया, तो ये क्या करेगा, रीगेन करना चाहेगा। जब ये रीगेन कर रहा था, मान लो यहां तक पहुंचा, मैंने फिर फोर्स लगा दिया इस पे, जब यहां तक पहुंचा मैंने फिर इस पे फोर्स लगा दिया, तो मतलब मैं इसको रीगेन तो होने नहीं दे रहा हूं। ठीक है, इतनी बात, रीगेन नहीं होने दे रहा हूं, तो ये अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे पहुंच ही नहीं रहा, उससे पहले ही दोबारा से फोर्स लगना शुरू हो जा रहा है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। इसमें भी इलास्टिसिटी ग्रेजुअली क्या होगी, लूज होगी। तो लिखो जरा, लिखो, रिपीटेड डिफॉर्मेशन एंड रिस्टोरेशन and incomplete restoration, repeated deformation and incomplete restoration decreases elasticity of material, decreases elasticity of material। अब हमारे पास चैप्टर हो गया खत्म, सॉलिड वाला। अब हम करेंगे सवाल। ठीक है, रिपीटेड डिफॉर्मेशन एंड इनकम्प्लीट रिस्टोरेशन लीड्स टू डिक्रीज इन इलास्टिसिटी। अब हम सवाल करेंगे भाई। ठीक है, इसके बाद लिक्विड आ जाएगा। ठीक है, देखो भाई, मेरे पास दो रॉड हैं, बेटा बातें नहीं, दो आइडेंटिकल रॉड हैं, ध्यान सुनना। ये दो आइडेंटिकल रॉड हैं भाई। ठीक है, आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल लेंथ में सेम, एरिया में सेम, मटेरियल सेम, सब कुछ सेम। ठीक है, ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, ये रॉड ए बी और ये वाली रॉड सी डी, हमने ए बी पे फोर्स लगाया इधर की तरफ, कितना, 2F, और सी डी पे फोर्स लगाया ऐसे F और ऐसे F। क्लियर इतनी बात? ठीक है, पहला ऑप्शन, रॉड ए बी, पहला ऑप्शन लिखो, रॉड ए बी, अगर ये, अच्छा एक मिनट, एक चीज और देखा है, लिखो, ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ रॉड्स इज F अपॉन A, दिस इज व्हाट, ब्रेकिंग स्ट्रेस। ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या दे दिया हमें, F अपॉन A, दोनों रॉड का। ठीक है, इतनी बात। अब ऑप्शन पहला, रॉड ए बी विल ब्रेक
लेफ्ट ऑफ सेंटर, ये सही है गलत है? रुक जाओ जिनसे पूछूंगा वो लोग बताएंगे। रॉड ए बी, मैं चारों ऑप्शन एक एक करके एनालाइज करवा लूंगा, आप लोगों से ही पूछ लूं कुछ, है ना, मुझे भी तो पता चले क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो, या कितना समझ में आ रहा है। मैंने क्या कहा, रॉड ए बी विल ब्रेक लेफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ रॉड, मतलब ये सेंटर ऑफ रॉड है, इधर कहीं टूटेगी रॉड ए बी, वो कह रहा है। ठीक है, इतनी बात। अब पीछे लास्ट में, हाँ खड़े हो जरा, मास्क उतार, अपना नाम बता। अक्षित, हाँ बताइए, ऑप्शन सही है गलत है? सही है। अपने बगल वाले को जगह, नाम बता भाई। सक्षम, बता सही है गलत है? रुक जाओ, लड़की जो मैं पूछ रहा हूँ ना तुझसे पूछूंगा, रुक जा पहले इनसे। ये ऑप्शन गलत है, क्यों है सक्षम गलत? देखो भाई, हमने कल ऐसा कुछ करा था, जब हम फोर्स लगा रहे थे तो टेंशन अलग अलग जगह पर अलग अलग थी। जब हमने टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स बनाया था तो मैंने कहा था मिडिल पे आधा हो जाता है टेंशन जो यहां लगता है, तो यहां पर कितना एफ आएगा, यहां पर ग्रेटर देन एफ, मतलब रुको, यहां से यहां पर एफ और यहां पे कितना 2f इस बीच में, और इधर कितना यहां 0, एफ से 0, तो इसका मतलब इधर अगर मैं देखूं तो टेंशन कितना एफ से छोटा है, एफ से छोटा है, तो स्ट्रेस क्या होगा, एफ से छोटा अपॉन ए, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस से क्या हो गया, छोटा हो गया, तो ये टूटेगा नहीं। पक्का है, क्लियर है? ठीक है, सक्षम बैठ जा, अक्षित बैठ जा भाई, क्लियर है पार्ट? ठीक है, तो लिखो जरा, लिख लेते हैं चाहे, लिखो, टू द लेफ्ट ऑफ सेंटर, टू द लेफ्ट ऑफ सेंटर टेंशन इज लेस देन एफ, टेंशन इज लेस देन एफ, हाँ या ना? सेंटर के लेफ्ट में टेंशन एफ से क्या है, छोटा है। ठीक है, इस वजह से लिखो, रॉड विल नॉट ब्रेक फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ सेंटर, क्लियर है? ठीक है, दूसरा ऑप्शन, रॉड ए बी विल ब्रेक राइट ऑफ द सेंटर, ये तो सही है, हाँ या ना? रॉड ए बी विल ब्रेक, हाँ बिल्कुल, तो लिखो रॉड ए बी विल ब्रेक राइट ऑफ द सेंटर, ये ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज टेंशन इज ग्रेटर देन एफ, बिकॉज टेंशन इज ग्रेटर देन एफ टू द राइट ऑफ सेंटर। अरे क्लियर है? देखो भाई, अगर ध्यान पढ़ाई में रखोगे तो तुरंत आंसर मिलेंगे, नहीं रखोगे तो मर जाओगे, और ये करा चुका हूं मैं कल, सेम क्वेश्चन। अब सी पार्ट, रॉड सी डी विल ब्रेक लेफ्ट ऑफ द सेंटर, रॉड सी डी विल ब्रेक लेफ्ट ऑफ द सेंटर, सक्षम के बगल में। अब आंसर बता, बीच में से टूटेगी, और कोई भाई, रॉड डू नॉट ब्रेक, और कोई, ये कहीं से भी टूट जाएगी, कहीं से भी टूट जाएगी बालक, टेंशन हर जगह एफ आ रहा है, ये रॉड चल नहीं रही है, टेंशन हर जगह क्या है, एफ है, तो इट कैन ब्रेक फ्रॉम एनी पॉइंट। तो अगर वो कह रहा है लेफ्ट ऑफ सेंटर से टूटेगी, ये भी सही है, राइट ऑफ सेंटर से टूटेगी, ये भी सही है, सेंटर से टूटेगी, ये भी सही है, क्लियर इतनी बात? तो लिखो रॉड सी डी कैन ब्रेक, दोनों साइड इक्वल है तो रॉड चल रही है। टेंशन बता किसी भी जगह पर रॉड में, यहां पर बता टेंशन कितना आया रॉड में, जल्दी बता कितना आया, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस के बराबर हो गया कि नहीं हो गया, टूट सकता है। यहां पे कितना आया, बराबर है, टूट सकता है। यहां पे कितना आया, बराबर है, टूट सकता है, बस यही कह रहा हूं भाई मैं, ठीक है? क्या चीज बेटा, कहीं से भी टूट सकता है, ठीक है? अब अंग्रेजी की ऐसी की तैसी करने का कोई फायदा नहीं है, ये ऑप्शन सही है, ठीक है? अब लिखो जरा, लिखो रॉड सी डी
कैन ब्रेक फ्रॉम एनी पॉइंट, विल ब्रेक, क्यों टूटेगी भाई, एफ अपॉन ए के बराबर ही तो आ रहा है, मैं क्यों कह रहा है, विल आएगा, ठीक है। रॉड सी डी विल ब्रेक फ्रॉम एनी पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम एनी पॉइंट या फ्रॉम एनी क्रॉस सेक्शन, जो भी कहना चाहो। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला देखो भाई, हमारे पास क्या है, ये रॉड है, ठीक है, वायर, इसका नेग्लिजिबल मास, ये कैपिटल एम, ठीक है, हमने इस कैपिटल एम को रॉड पे लगा दिया। अब क्या पाया गया, एक्सटेंशन इन रॉड इज जेड नॉट, कितना एक्सटेंशन आया रॉड में, जेड नॉट आया, क्लियर है, ठीक है। मतलब पहले रॉड अपनी नेचुरल लेंथ में थी, जो हमने इसको लटकाया कितना एक्सटेंड हो गई, जेड नॉट। फाइंड हीट डेसिपेटेड ड्यूरिंग एक्सटेंशन ऑफ रॉड, मतलब आपने हीट बतानी है, जब ये रॉड एक्सटेंड हुई तो कितना डेसिपेट हुआ, मैं बताऊं, मैं बताता हूं। देखो भाई एक बात बताओ, जब रॉड एक्सटेंड होती है, मैंने कहा था स्लोली होती है, पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ आपने, ठीक है। अब ये एक्सटेंड हुई, यहां से कहां पहुंच गई, जेड नॉट, यस और नो, कितनी हीट रिलीज हुई, ठीक है। अब तो करनाल का सबसे बड़ा दुर्भाग्य, बच्चों को अंग्रेजी नहीं आती है, अरे मुझे पता है, ठीक है, मत बता, अब बहुत सारे वर्ड्स का मतलब ही नहीं पता होता है तुम्हें। अब देखो, और किसी भी स्कूल से आओ, चाहे कॉन्वेंट से आओ चाहे डीपीएस से आओ, दोनों ही निकम्मे हैं। अब देखो भाई, मतलब सही में मैंने देखा है 10-12 सालों से पढ़ा करके कि जो कीवर्ड्स होते हैं उनका मतलब ही नहीं पता है, फिर कैसे समझ लोगे। अब z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू जेड नॉट, ये कहानी आ गई। अब एक बात तो, स्लोली आता है कि नहीं आता है, अच्छा एक बात बताओ, जब ये नीचे आएगा तो एक तो ब्लॉक का mg वर्क कर रहा होगा, और एक रिस्टोरिंग फोर्स वर्क कर रहा होगा उल्टा, रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर लग रहा होगा, हाँ या ना, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल टू अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन निकम्मो, यहाँ काइनेटिक एनर्जी तो क्या है, 0 है भाई, यहां भी स्लोली तो आ रहा है, ठीक है। तो अब जरा देखो एक मिनट, हाँ, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो गया, एम जी जेड नॉट, यही होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। और वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, हाँ या ना, अरे भाई ठीक है, तो कितना होता है, वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स इज माइनस ऑफ यू, हाँ या ना, और यू कितना होता था, हाफ एफ इंटू ई इंटू वॉल्यूम, हाफ स्ट्रेस कितना, एम जी बाई ए, स्ट्रेन कितना, जेड नॉट अपॉन ओरिजिनल लेंथ लेट इट बी एल, इंटू व्हाट, वॉल्यूम ए इंटू एल, तो कितना आ गया, माइनस एम जी जेड नॉट बाई 2, ये आ गया, यस सर, हाँ या ना। वर्क डन तो इन दोनों फोर्सेस ने ये करा, बाकी तो कोई फोर्स है नहीं। तो एक बात बताओ, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से तो क्या होना चाहिए था, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल टू 0 होना चाहिए था, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का चेंज 0। लेकिन अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो 0 आ ही नहीं रहा है, आ रहा है क्या 0, मतलब बाकी जो एनर्जी थी वो कहीं ना कहीं क्या हुई, लूज कर गए हम, इन फॉर्म ऑफ व्हाट, हीट। तो जब भी आपको इलास्टिसिटी का सवाल मिलेगा और काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस नहीं आ रहे और एनर्जी बच रही है, तो किस फॉर्म में जाएगी, हीट की फॉर्म में। तो क्या होना चाहिए, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय
restoring force is equal to what? Heat dissipated. तो how much it is? इतना हीट डिसिपेट हो गया. क्लियर इतनी बात? यस सर. हार्दिक क्या कह रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा. हार्दिक गुप्ता क्या कहना चाहता है? दोबारा बता भाई, मैंने चैट बॉक्स अभी देखा है. हार्दिक गुप्ता कह रहा है सर एम कौन आता था पता नहीं. अच्छा मुझे आता था ये वाला. तो यार अंग्रेजी में लिख ले, हिंदी में लिख ले. ना अंग्रेजी लिखते हो ना हिंदी लिखते हो. ठीक है अगला क्वेश्चन देखो भाई. हाँ माइनस क्यों करेंगे भाई? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? एक मिनट. वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल टू डेल्टा के. डेल्टा के तो हुआ नहीं. ठीक है इतनी बात. तो किसी ना किसी और फॉर्म में तो गया ही होगा. या तो ये जीरो आ जाता तो हीट डेसिपेटेड हम क्या कहते थे? जीरो है. अब वर्क एनर्जी थ्योरम में सारे वर्क ऐड होते हैं, सबट्रैक्ट नहीं होते हैं. ठीक है अगला क्वेश्चन देखो भाई. लिखो फोर रॉड्स ए बी सी एंड डी having same length made up of same material, having same length made up of same material, but radius इन चारों रॉड्स के रेडियस क्या है? r, r√2, r√3, 2r. अरे यस और नो? are subjected to सेम फोर्स. सारी रॉड्स पे हमने सेम फोर्स लगाया ऐसे F. पहले वाले पे भी, दूसरे वाले पे भी, तीसरे वाले पे भी, चौथे वाले पे भी, सब पे. फाइंड रेशियो ऑफ स्ट्रेस. फाइंड रेशियो ऑफ स्ट्रेस, या स्ट्रेस नहीं सॉरी स्ट्रेस छोड़ो. फाइंड, हाँ चलो करो. फाइंड रेशियो ऑफ स्ट्रेस. फाइंड रेशियो ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. कितनी स्टोर हुई? ठीक है इतनी बात. निकालना चाहोगे? निकालो. चलो देखो भाई. एफ ए एफ अपॉन पाई आर स्क्वायर. एफ बी इज एफ अपॉन पाई 2r स्क्वायर. एफ सी एफ अपॉन पाई 3r स्क्वायर. एफ डी इज एफ अपॉन पाई 4r स्क्वायर. यही आएगा कि नहीं आएगा? यही आने वाला है. सिंपल. ठीक है इतनी बात. अब ये तो स्ट्रेस आ गया. तो रेशो क्या आ गया बेटा? अगर एफ ए टू एफ बी टू दिस करूं तो कितना आएगा? 4 इज, मतलब मैं क्या करता हूं 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 इज टू 6 इज टू 4 इज टू 3 है ना. 6 4 3 सब डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? एक मिनट. नहीं हो रहे. 12 6 4 और 3 नहीं हो रहे बे. हाँ हो रहे. ये देखना 3 और 4 आ गए. कहाँ निकम्मे के डिवाइड करेगा? ये रेशो आ गया. आगे कि नहीं आ गया भाई? ठीक है इतनी बात. तो ये रेशो पहला आ गया. अरे भाई रेशो ऐसे ही लेते हैं. ठीक है मरोगे तुम सारे के सारे. मैं क्या करूं? पक्का रेशो लेना आता है? कहीं ना कहीं गड़बड़ है फिर इसका मतलब. अब देखो भाई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड की बात कर लें. ठीक है अब जरा देखो
U इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। हाँ या ना? अब आप एक और काम कर सकते हो, वॉल्यूम तो सबका सेम है ओरिजिनल वाला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है? इतनी बात। तो हमें समस्या किसकी? स्ट्रेस और स्ट्रेन की, ठीक है? आप एक काम करो, स्ट्रेन को लिख सकते हो F अपॉन वाई। स्ट्रेन को क्या लिख सकते हो? F अपॉन वाई लिख सकते हो कि नहीं? तो दिस बिकम्स ये नाटक तो सबका सेम है। अब क्या हो गया? F स्क्वायर का रेशो आ गया, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई? तो वो भी आपके सामने रखा हुआ F स्क्वायर का रेशो। F स्क्वायर का रेशो देखो, यहां पर कितना 1, यहाँ कितना 4, यहाँ कितना 9 और यहाँ कितना 16। कर लेना जो भी करना होगा, रेशो निकाल लोगे, आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा, क्यों परेशान हो? उसके लिए करके देख, ठीक है? आंसर तो आएगा ही, तो क्यों रो रही है? अब देखो भाई, इतनी बात हो गई। अब लिखो फ्लूइड। फ्लूइड लिखो, मतलब सॉलिड वाली कहानी खत्म हो गई, अब हम फ्लूइड पे आ चुके हैं, ठीक है? और सॉलिड की बुकलेट आपको मिली नहीं है ना, ये वाली भी? चलो कल परसों में बुकलेट दिलाते हैं या क्वेश्चंस दिला देंगे तुम्हें, ठीक है? लिखो, मैंने डेफिनेशन तो बता दी थी फ्लूइड की, लिक्विड और गैसेस दोनों होते हैं इसमें। दूसरा एक चीज और होती है कि भाई फ्लूइड फ्लोज एट रूम टेम्परेचर, स्टेट ऑफ मैटर विच फ्लोज एट रूम टेम्परेचर। दो टाइप के फ्लूइड हैं, सॉलिड सॉरी लिक्विड में डेफिनेट वॉल्यूम है, डेफिनेट शेप नहीं है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं लेकिन क्या हैं? वीक हैं। गैसेस में डेफिनेट शेप भी नहीं है, डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं है, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस या तो बहुत ज्यादा वीक हैं या नेग्लिजिबल है, ठीक है? इतनी बात। हम पहले पढ़ेंगे लिक्विड। फ्लूइड में भी हम क्या पढ़ने वाले हैं? लिखो पहले फ्लूइड में, लिखो लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, लिक्विड एंड गैसेस। सबसे पहले लिखो लिक्विड। अब लिक्विड भाई दो टाइप का, एक आइडियल और एक नॉन आइडियल, ठीक है? तो सबसे पहले लिखो आइडियल लिक्विड। आइडियल लिक्विड, आइडियल लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या होती है? इनकंप्रेसिबल। पहले मैं लिखा देता हूं फिर समझाता हूं एक एक वर्ड का मतलब। इनकंप्रेसिबल आइडियल लिक्विड क्या होता है? इनकंप्रेसिबल, नॉन विस्कस, incompressible, non-viscous and no surface tension, ठीक है? अब यहां पर नॉन विस्कस, एक तो विस्कस वाला वर्ड आपने शायद नहीं सुना होगा, सुना होगा तो कुछ पता नहीं है क्या होता है। गाढ़ा सर आपने ही बताया था। मैंने कब बताया ऐसा? मैंने सिर्फ यूनिट, हाँ मैंने सिर्फ यूनिट एंड डायमेंशन में नाम बताए थे, ठीक है? कोई बात नहीं। अब सुनो भाई, सबसे पहले इनकंप्रेसिबल की बात करें। आप एक काम करना यार, आप एक ग्लास में पानी भरना और मतलब या बाल्टी में पानी भर दिया और आप अपने हाथ से पानी को दबाने की कोशिश करो तो साइड से निकल जाता है ऊपर। पानी दबता है क्या? क्या कह रही है? मतलब पानी नहीं दबेगा ना, पानी साइड से निकल जाएगा। क्या चीज? अगर उसके पूरे सरफेस को तब भी कहीं ना कहीं से निकल जाएगा। दबा के दिखा दे मुझे। सर अगर मतलब बिल्कुल भी, हाँ बिल्कुल करके तब भी दिखा दे मुझे दबा के, ठीक है? सिरिंज में बाहर निकलता है दूसरी साइड से, कभी नहीं दबता है, वो गैस होती है जिसको दबा लेते हो आप, ठीक है? इतनी बात। अगर सिरिंज में कुछ नहीं भरा है लिक्विड तब तो आप दबाते हो गैस और उधर से बंद कर दो चाहे, तो गैस हल्की फुल्की दब जाएगी, क्योंकि गैस इज कंप्रेसिबल। और वो भी 100% कंप्रेसिबल नहीं है, वो भी कंप्रेस नहीं होता है, वो भी एक मोमेंट के बाद रुकना शुरू हो जाता है, ठीक है? इतनी बात। और
बहुत ज्यादा कंप्रेस करेगा एट हाई प्रेशर तो लिक्विफाई होना शुरू हो जाता है, वो आप केमिस्ट्री में पढ़ते ही हो, ठीक है। तो अब अगर आइडियल लिक्विड है तो बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं होता है, नॉन आइडियल लिक्विड थोड़ा बहुत कंप्रेस जरूर हो जाता है, थोड़ा बहुत मतलब 1-2%, ये भी नहीं कह रहा हूं मैं कि 50% कंप्रेस हो जाए, गैस जैसा नहीं है, ठीक है, इतनी बात। तो आइडियल लिक्विड जब तक हम पढ़ेंगे तब तक हम क्या मानेंगे, इनकंप्रेसिबल, मतलब कतई कंप्रेस नहीं होगा। इसका मतलब यह है, ध्यान सुनो, इसका यूज आप करते हो कहां पर, हाइड्रोलिक लिफ्ट में, जो सर्विस सेंटर पे होती है कारों के, यहाँ पानी भरा होता है टैंक में, आप इधर से दबाते हो और इधर से कार क्या कर जाती है, उठ जाती है। अगर ये लिक्विड दब रहा होता तो कार उठती ही नहीं, हाँ या ना, ठीक है। अब इनकंप्रेसिबल लिखो जरा, लिखो, इनकंप्रेसिबल लिक्विड मीन्स, incompressible liquid means we cannot change volume of liquid by applying force or pressure. We cannot change volume of liquid by applying force or pressure. क्लियर है इतनी बात? हालांकि ये प्रेशर वर्ड यूज करना चाहिए, लेकिन अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो जब पढ़ लेंगे तब ज्यादा प्रेशर यूज करेंगे, फोर्स यूज नहीं करेंगे। मैंने क्या कहा, इनकंप्रेसिबल लिक्विड के वॉल्यूम में आप कतई चेंज नहीं ला सकते बाय अप्लाइंग प्रेशर। वॉल्यूम में चेंज नहीं ला सकते तो डेंसिटी में चेंज नहीं ला सकते। यस सर। दैट इज, लिखो, दैट इज डेंसिटी ऑफ इनकंप्रेसिबल लिक्विड, डेंसिटी ऑफ इनकंप्रेसिबल लिक्विड इज फिक्स्ड एट गिवन पोजीशन। मतलब किसी भी पर्टिकुलर जगह पर जो डेंसिटी पहले थी वही बाद में भी रहेगी, कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है, इतनी बात। तो इनकंप्रेसिबल का सिंपल सा मतलब है कि अगर ये कंटेनर में लिक्विड है, ये भरा हुआ है और यहां पर डेंसिटी रो नॉट है इस पॉइंट पे, तो आप यहां पर अगर पिस्टन लगा करके इसको दबाओ भी तो ये दबेगा नहीं, और इस जगह पे डेंसिटी क्या रहेगी, रो नॉट। अगर ये दब जाता तो डेंसिटी क्या कर जाती, बढ़ जाती, हाँ या ना। तो इस जगह पे डेंसिटी हमेशा क्या रहेगी, रो नॉट रहेगी। यहां पर रो डैश है अगर, तो दबाने के बाद भी यहां पर क्या रहेगी, रो डैश ही रहेगी, चेंज नहीं करेगी। इसलिए मैंने क्या कहा, डेंसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन अ लिक्विड विल रिमेन व्हाट, फिक्स्ड। क्लियर है, ये मतलब होता है इनकंप्रेसिबल का, ठीक है, इतनी बात। दूसरा, नॉन विस्कस और नो सरफेस टेंशन। ध्यान सुनो, ये दोनों प्रॉपर्टी आती तब है जब लिक्विड नॉन आइडियल हो जाता है। कैसा होता है, नॉन आइडियल, ठीक है, इतनी बात। मतलब एक इंटरनल फ्रिक्शन लिक्विड के लेयर्स आपस में डेवलप कर लेती हैं, दैट इज व्हाट, विस्कोसिटी, ठीक है। और लिक्विड का टॉप सरफेस हमेशा बनता है। अगर आप कहीं पर देखो, गैस जैसा नहीं, कि अगर मैं यहां पर गैस की बात करूं तो गैस के पास कोई सरफेस नहीं है, वो पूरे कंटेनर को क्या कर ले रही है, भर ले रही है इस कमरे को। लेकिन अगर यहां हम पानी के 2 ड्रम गिरा दें तो पानी क्या करेगा, एक टॉप क्या बना लेगा, लेयर बना लेगा। उस टॉप सरफेस के शेप को कौन प्रोवाइड करवाता है, सरफेस टेंशन। लेकिन हम आइडियल लिक्विड में क्या मान रहे हैं, ये दोनों प्रॉपर्टीज अभी हम नहीं छेड़ेंगे, ठीक है, इतनी बात। तो लिखो जरा, लिखो, इन आइडियल लिक्विड देयर इज नो इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स ऑफ लिक्विड, इसीलिए नो विस्कोसिटी कह रहे हैं। अरे क्लियर है, इन आइडियल लिक्विड देयर इज नो इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स ऑफ लिक्विड, ठीक है, as well as no surface tension is considered, as well as no surface tension is considered, ठीक है। जब पढ़ना होगा तब देखेंगे सरफेस टेंशन क्या होता है, अभी हम बोल भी नहीं रहे क्या होता है, ठीक है। अब जब हम लिक्विड वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो 2 तरीके से पढ़ेंगे। जैसे हमने न्यूटन्स लॉ भी पढ़ा है, न्यूटन्स लॉ में भी हमने क्या पढ़ा है, पहले फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं जिसमें बॉडी मूव नहीं करती थी, तो उसको हम क्या कहते थे, स्टैटिक, मतलब सारे फोर्सेस का सम क्या, 0, बॉडी रेस्ट पे या बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये कहानी थी। तो हम पहले पढ़ेंगे लिक्विड एट रेस्ट, दैट वुड बी कॉल्ड एज व्हाट, फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स। फिर लिक्विड इन मोशन, दैट वुड बी कॉल्ड एज व्हाट, फ्लूइड डायनेमिक्स। क्लियर इतनी बात। और पहले हम आइडियल लिक्विड के लिए पढ़ेंगे भाई, पहला चैप्टर डेडिकेट करेंगे कंप्लीटली टू द आइडियल लिक्विड। अगले चैप्टर में हम किस में जाएंगे, नॉन आइडियल में। तो लिखो जरा, लिखो,
स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट इज फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स. स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट इज फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स और हाइड्रोस्टैटिस्टिक्स. स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट इज फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स और हाइड्रोस्टैटिस्टिक्स. इसमें हम ज्यादातर क्या पढ़ेंगे, पास्कल लॉ पढ़ेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे, ये सब ड्रामे पढ़ेंगे. ठीक है, इतनी बात. अगला लिखो, स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन. स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन इज फ्लूइड डायनेमिक्स या हाइड्रोडायनेमिक्स. इज फ्लूइड डायनेमिक्स और हाइड्रोडायनेमिक्स. और उसमें हम क्या पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौलीज थ्योरम, टॉर्सली थ्योरम, ये सब. ठीक है, तो आगे चल के जब पढ़ेंगे तो पढ़ना ही, अभी पता चलेंगे. अब कुछ पॉइंट्स आते हैं भाई जो हमें पढ़ने होते हैं लिक्विड के बारे में. सबसे पहले यहां पर मास की बात कभी नहीं होती है, डेंसिटी की बात होती है लिक्विड में. जैसे हम बॉडी की बात करते तो हम कहते थे मास. अब मास वर्ड से नहीं लिया जाएगा चीजों को, किससे लिया जाएगा, डेंसिटी से. तो लिखो जरा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड और एनी मटेरियल. डेफिनेशन तो सबके लिए वही है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड और एनी मटेरियल. क्या होता है बेटा, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. सबको पता है, बचपन से सीखते हुए आ रहे हो, हाँ या ना, केजी पर मीटर क्यूब, हाँ या ना. चलो, स्पेसिफिक वेट, कुछ डेफिनेशंस बता रहा हूं आपको. अगला क्या है, स्पेसिफिक वेट. ये क्या होता है, मैं यूनिट भी बता रहा हूं. यूनिट बता रहा हूं तो मतलब आपको क्या पता चल रही है, डायमेंशन भी पता चल रही है. अब स्पेसिफिक वेट बताओ भाई, बोलो यार, कुछ जानते हो तो. स्पेसिफिक वेट ऑफ एनी मटेरियल. ठीक है, मैंने वाटर वर्ड यूज नहीं करा. ठीक है, लिखो जरा, स्पेसिफिक वेट को मैं किससे डिनोट कर रहा हूं, गामा से डिनोट कर रहा हूं. एंड इट इज mg अपॉन वॉल्यूम, मतलब वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम. तभी तो स्पेसिफिक वेट करेंगे तुम. वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम मतलब क्या यूनिट हो गई इसकी, न्यूटन पर मीटर क्यूब. यस और नो. ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी बताओ भाई, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है. हाँ, कौन बोला है, कहाँ है, ढंग से बता. रिलेटिव डेंसिटी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में होती है. अब बता जरा, डेफिनेशन बता. बता, रिलेटिव डेंसिटी क्या बोल रही है लड़की, फटाफट बता. डेंसिटी ऑफ अपॉन, जल्दी बोल, चुप. ये लिखना जरूरी है. डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि डेंसिटी वाटर की हमेशा 1 नहीं होती भाई. 4 डिग्री सेल्सियस पे 1 होती है, 4 के आगे भी घटती है और 4 से पीछे भी घटती है. ठीक है, इतनी बात. स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी जल्दी बताओ, जल्दी बको यार. अरे मैंने कैसे म्यूट कर दिया सबको. कोई और होस्ट बन गया भाई, देखो. हाँ भाई, अब बताओ स्पेसिफिक ग्रेविटी. थोड़ा सा अंतर होता है, देख, अगर दूसरा नाम है तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा. ठीक है, अब अगर तुम 2 भाई हो तो दोनों अलग अलग ही हो, एक जैसे तो होने. ठीक, सबकी प्रॉपर्टी सेम नहीं हो सकती. स्पेसिफिक ग्रेविटी इज Sg इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट ऑफ मटेरियल अपॉन स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर. कुछ नहीं, दोनों में जी तो आएगा, कट जाएगा, तो इसीलिए दूसरा नाम क्या दिया इसे, हाँ या ना. लेकिन एक अंतर है, यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस डेफिनेशन में, यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस डेफिनेशन में नहीं है. थोड़ा बहुत अंतर जरूर होता है. ठीक है, इतनी बात. अच्छा, स्पेसिफिक ग्रेविटी और स्पेसिफिक
सॉरी स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी दोनों क्या यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस? हाँ या ना? यस अब लिखो जरा, मतलब सवाल करते हुए हम इन दोनों को नियरली क्या मान लेंगे? सेम मान लेंगे। अगर नहीं दिया है, अगर अलग अलग दे रखे हैं तब तो भाई अलग अलग लेंगे, ठीक है, इतनी बात। अब लिखो जरा, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स, ठीक है। अगर हमारे पास बहुत सारे लिक्विड हैं, एक का मास m1 वॉल्यूम v1, m2 v2, m3 v3 एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे हैं, तो मिक्सचर की डेंसिटी क्या हो जाएगी? टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। और यही होगा कि नहीं होगा? यस हाँ या ना? ठीक है। अब इसमें केस 1 आ सकता है कि सबके वॉल्यूम सेम है तब, ठीक है, सब, और इसकी डेंसिटी क्या? ρ1 इंडिविजुअली, इसकी ρ2, इसकी ρ3 एंड सो ऑन। अब इसमें केस 1, इफ v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v3 एंड सो ऑन, ऐसा कर दूं मैं? कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? निकम्मो देखो एक मिनट, तो इसको क्या लिख सकता हूं? ρ1 इन, और इन सबको v मान लूं, ρ1 इंटू वी प्लस ρ2 इंटू वी प्लस ρ3 इंटू वी, और v क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा, और नीचे कितना? n इंटू वी, तो v से v कट जाएगा, तो रो ऑफ मिक्सचर क्या आ जाएगा? ρ1 प्लस ρ2 प्लस ρ3 डैश 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 अपॉन व्हाट? n आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जल्दी बताओ भाई। अरे हाँ या ना? पक्का? दूसरा, अगर m1 मासेस सबके सेम है, अगर ऐसा हो जाए, मासेस सबके सेम हो जाए, तो क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा nm, और नीचे कितना? m अपॉन ρ1, m अपॉन ρ2 प्लस m अपॉन ρ3, m कट जाएगा, तो क्या आएगा? रो इज इक्वल टू n अपॉन 1 अपॉन ρ1। ये सुनो, क्लियर है भाई? अरे क्लियर है? ये सिंपल सी चीजें ये आपने करी हुई हैं 10 तक। अब जो हम करेंगे कल से वो करेंगे हम 11th वाला काम, ठीक है, इतनी बात।